लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये देखा था कि जो वेव थ्योरी थी लाइट की जो बनी हुई थी, हाइगेंस ने जिसे बनाया हुआ था, वेव थ्योरी से हम प्रकाश का एक गुण जो हमको मिला, जिसका हमने नाम रखा था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसमें किसी भी धातु के पृष्ठ पर हम लाइट डालते हैं और इलेक्ट्रॉनों का एमिशन इजेक्शन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारी वेव थ्योरी थी लाइट के इस गुण जिसका नाम हमने रखा प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सबने देखा कि लाइट के इस गुण को हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो अगर लाइट की एक प्रॉपर्टी है प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसको हम तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो फिर कौन सी थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करेगी? उसके लिए आइंस्टाइन और उनके समय के जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई और उसमें जो योगदान था, जो ये थ्योरी बनी थी, ये एक वैज्ञानिक थे उस समय के जिनका नाम था प्लांक। उन्होंने ये थ्योरी बनाई हुई थी कि अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव को आप वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसका मतलब वेव थ्योरी कहीं ना कहीं अभी कुछ कमी है उस पर। तो उन्होंने बोला कि प्रकाश वेव के रूप में नहीं चलता। उन्होंने थ्योरी बदल दी और उसके बारे में उन्होंने जो कुछ बताई बातें, तो उनका ये कहना था फिलहाल कि जो लाइट होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट के रूप में ऐसे चलते हैं। जहां भी लाइट का सोर्स होता है वहां से ऊर्जा के वो छोटे छोटे पैकेट अथवा बंडलों को ऐसे थ्रोन आउट किया जाता है लगातार। उन्होंने इस एक पैकेट अथवा बंडल का नाम, जो कि एनर्जी का पैकेट होगा, उसके ऊपर ऐसा कोई पॉलीथीन लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना बड़ा टुकड़ा होगा, बंडल होगा, पैकेट होगा और वो पूरा का पूरा पैकेट एनर्जी का रहेगा, ये उन्होंने बताया। इसका नाम उन्होंने रखा उस समय फोटोन, और दूसरा नाम क्वांटा भी कह सकते हैं आप इसको। तो अब ये एक थ्योरी सामने आ गई। देखिए अभी तक कौन सी थ्योरी हम पढ़ रहे थे? प्रकाश तरंग सिद्धांत पढ़ रहे थे। जब प्रकाश का एक गुण हमको मिला प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उसको हम तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो हमको जरूरत पड़ी कि इस प्रभाव को, प्रकाश का ये जो गुण है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? तो उसके लिए प्लांक ने बोला कि प्रकाश वेव फॉर्म में नहीं चलता, बल्कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब संचरित होता है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट अथवा बंडलों के रूप में चलता है और उस हर एक पैकेट अथवा बंडल का नाम उन्होंने क्या रखा था? फोटोन। ये वाली थ्योरी अब सामने आई। तो अब हम वेव थ्योरी को यहीं छोड़ देंगे और फोटोन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे और फिर इसकी मदद से प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो क्या ये कर सकती है। लेकिन पहले थ्योरी क्या होती है इसको सीखना बेहद जरूरी है। तो आपने क्या लिखा हुआ है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक ने क्या सिद्धांत दिया था? तो प्लांक ने बताया कि प्लांक के अनुसार प्रकाश का संचरण, प्रकाश का जो संचरण होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट अथवा बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन अथवा क्वांटा कहा जाता है। ये उनका बताना था कि लाइट वेव की फॉर्म में नहीं चलती, बल्कि अगर कहीं पर कोई बल्ब जल रहा है, कहीं से लाइट का कोई सोर्स है, तो वहां से जब लाइट ऐसे चलती है तो उसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से चलते हैं और उस एक पैकेट का नाम है फोटोन अथवा क्वांटा। उन्होंने फोटोन अथवा क्वांटा की कुछ प्रॉपर्टी सोची, इसके कुछ रचना सोची कि कैसा होता होगा ये, उसके कुछ लक्षण उन्होंने बताए। वो लक्षण अब वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, फोटोन के गुण। पहला प्रॉपर्टी देखिए आपने लिखी हुई है कि जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है, ध्यान रखिएगा, पदार्थ से टकराता है उस वक्त प्रकाश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि एक कण करता है। प्रकाश के इस कण का नाम फोटोन रखा गया। ठीक है, तो
प्लांक का ये कहना था कि लाइट जब आती है कहीं से भी, किसी भी लाइट सोर्स से आती है और आ करके अगर किसी सरफेस पर वो टकराती है या किसी चीज से जब उसको टकराना पड़ता है, तब उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है जैसे कि कण टकराता है। इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है, जैसे कि पार्टिकल टकराता है, जैसे कि गोली आके टकराती है किसी से, इस तरीके का व्यवहार करता है टकराते समय। तो रास्ते में कैसा आता है? तो आंसर है रास्ते में हमें नहीं मालूम कैसा आता है, लेकिन जब वो किसी मेटेरियल से टकराता है उस वक्त उसका बिहेवियर एक गोली जैसे होता है, उस वक्त उसका व्यवहार एक पार्टिकल जैसे होता है। रास्ते में वो किस तरीके से आएगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, और कैसे आएगा वो अभी हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि ये क्यों नहीं कह सकते हम इसके बारे में? क्योंकि आगे चलकर हम ये कहने वाले हैं कि जब वो रास्ते में आएगा तो वो तरंग जैसे चलता हुआ आएगा। तो फोटोन के बारे में देखिए कितना स्ट्रेंज यहां पर प्रॉपर्टी बनाई गई। पहली कि जब फोटोन किसी मटेरियल से टकराएगा, किसी सरफेस से टकराएगा, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? जैसे एक कण टकराता है, जैसे एक पत्थर टकराता है, एक गोली टकराती है, टकराते वक्त केवल। रास्ते में जब चल के आया उस समय पार्टिकल की तरह नहीं आ रहा है, उस समय वो कैसा आएगा ये प्लांक का कहना नहीं था। उन्होंने बोला इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब टकराता है तो पार्टिकल जैसा नेचर ये शो करता है, गोली जैसा बिहेवियर इसका रहता है। तो पहला पॉइंट बन गया। और इस कण का उन्होंने क्या नाम रखा है? जो कण आया था इसी का नाम रखा गया फोटोन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या सोची गई? सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रत्येक फोटोन ऊर्जा का एक पैकेट होता है। जो फोटोन होते हैं पहले भी हमने जिक्र किया, ये ऊर्जा के क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स। एनर्जी के ऐसे पैकेट्स सोर्स से निकलते हैं जिसके पास E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर ऊर्जा होती है। बात समझ में आई? फोटोन क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये ऐसे पैकेट हैं जिनके अंदर, जिनमें एनर्जी होती है। एनर्जी का ही पैकेट ही होता है, इसके ऊपर से स्टील, पॉलीथीन ऐसा कुछ लगा नहीं होता। ये पूरा एनर्जी का पैकेट होता है। और इसके पास कितनी ऊर्जा होती है? तो प्लांक का ये कहना था कि हर एक फोटोन, हर एक क्वांटा के पास h इंटू न्यू के बराबर ऊर्जा होती है। यहां h और न्यू क्या चीजें हैं? जहां h प्लांक नियतांक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तथा न्यू उस प्रकाश फोटोन की आवृत्ति है। जब प्रकाश फोटोन आता है तो ऐसा वाइब्रेट करता हुआ आता है, वाइब्रेट करता हुआ आता है तो उसके वाइब्रेशन की, उसके दोलन की, उसके कंपन की एक आवृत्ति होती है, वो आवृत्ति है न्यू। ठीक है, ये फोटोन निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते हैं। जो प्रकाश के फोटोन होते हैं जब ये निर्वात में गति करते हैं तो ये उसी स्पीड से चलते हैं जिस स्पीड से लाइट का मोशन रहता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फोटोनों के पास संवेग होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि फोटोनों के पास क्या होता है? फोटोनों के पास संवेग होता है, मोमेंटम होता है फोटोनों के पास। जबकि संवेग होना, संवेग किसका गुण है? आपने जब इस लेसन को स्टार्ट किया तो पदार्थ और रेडिएशन, मटेरियल और रेडिएशन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने कई प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी। अब अगर वो चार्ट आपके पास बना होगा तो उसमें आप देखेंगे संवेग या मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था। क्या ये मटेरियल की प्रॉपर्टी में लिखा था या ये रेडिएशन की प्रॉपर्टी में लिखा था? सबसे शुरू में देखें इस लेसन के, नहीं, ये जो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ाया जब से हमने, ड्वेल नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेडिएशन, मोमेंटम किस कैटेगरी में आता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है या रेडिएशन की? हाँ, किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। जबकि प्लांक का ये कहना था कि फोटोन के पास क्या होता है? संवेग। संवेग मटेरियल की प्रॉपर्टी है
और ये फोटोन के पास है, इसका मतलब फोटोन भी क्या है? मटेरियल है। फोटोन भी क्या है? मटेरियल है फोटोन। और इसके पास संवेग होता है, तो कितना संवेग होता है इसके पास? तो उन्होंने बताया कि फोटोन का संवेग h न्यू अपॉन c के बराबर होता है, h अपॉन लैम्डा। ये कहां से आ गया? ये बहुत सिंपल है। देखो, ये जो लाइट हमारी है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं। मैकेनिक्स में संवेग का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही हमको क्या देता है? संवेग देता है। तो जब भी मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, दिस विल गिव यू द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, बट we can find out the momentum by one another method. How can we find? देखिए, अगर मैं एक काम कर लूं, क्या? mv स्क्वेयर। mv स्क्वेयर क्या होती है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वेयर पढ़ा है आपने? हाफ mv, हाफ तो इसलिए लगता है क्योंकि वो गतिज ऊर्जा का एवरेज है, वो mv स्क्वेयर का औसत यूज करते हैं हम, इसलिए हाफ लगता है। अदरवाइज गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्पेशली mv स्क्वेयर। सो क्यों 1/2 लगाते हैं? पता लगा, एवरेज यूज करते हैं हम उसका, इसलिए हम 1/2 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? गतिज ऊर्जा। और अगर हम इसमें वेग से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा बताइए? वेग से एक वेग कट जाएगा, क्या मिलेगा? m इंटू वी, m इंटू वी मिलेगा, और m इंटू वी ही क्या होता है? संवेग। इसका मतलब है संवेग का एक फॉर्मूला और भी बना, क्या? mv स्क्वायर क्या है? mv स्क्वायर है एनर्जी, और v क्या चीज है? वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप संवेग निकालना चाहते हैं तो मास इंटू वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं, और एनर्जी में वेलोसिटी से डिवाइड करके भी आप मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मोमेंटम का ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा। तो आई थिंक कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेसन में भी ये क्लियर किया था, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लेसन में, कि P इज इक्वल टू मोमेंटम के लिए m इंटू वी का फॉर्मूला किसके लिए लगाइएगा? पार्टिकल के लिए, मटेरियल के लिए। और या यूं कह दें कि जिसके पास मास होता है, जिसके पास द्रव्यमान हो, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। ये ना कहकर आप ये बोलो कि संवेग का ये सूत्र कब लगेगा? आंसर है उस पार्टिकल के लिए लगेगा जिसके पास द्रव्यमान होता है, और जिसके पास द्रव्यमान नहीं होता, जैसे रेडिएशन, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए। जिसके पास द्रव्यमान नहीं होता है, उसका अगर आप संवेग निकालना चाहते हैं तो उसके मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला लगाइए आप। तो अब मुझे बताएं, ये जो लाइट है इसके लिए हम संवेग का कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? ये वाला या ये वाला? ये वाला यूज करेंगे। क्यों? लाइट के पास मास होता है क्या? द्रव्यमान होता है प्रकाश के पास, तो ये वाला नहीं यूज करेंगे। आप लाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। लाइट के पास मास तो नहीं होता ना, एनर्जी होती है उसके पास। उसके पास, लाइट के पास द्रव्यमान नहीं है, उसके पास दो चीजें हैं, ऊर्जा और वेग। ऊर्जा है, ये कैसे पता आपको? लाइट के पास ऊर्जा है, ये आपको कैसे पता चला? वेरी गुड। सूर्य से जो लाइट आती है, आप उसमें पानी रख दीजिए, पानी गर्म हो जाता है, गुनगुना हो जाता है। सूर्य की लाइट से आप देखिए कितनी फसलें, अनाज पैदा होता है, तो उसके पास एनर्जी है। अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो ये अनाज नहीं पैदा हो सकता, फसल ग्रो नहीं करेगी। समझ रहे? तो उसके पास एनर्जी है, हमको यहां से पता चला। उसके पास वेग है कि नहीं है? उसके पास वेग कैसे पता आपको? सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर वेग नहीं होता तो सूर्य से अर्थ तक आ कैसे गया?
तो पृथ्वी तक अगर सूर्य से आया है तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगा, वेग है। तो सनलाइट के पास, सन से आने वाले रेडिएशन के पास द्रव्यमान नहीं है, लेकिन उसके पास ऊर्जा और वेग दोनों है। इसलिए रेडिएशन के लिए संवेग का कौन सा सूत्र लगाएंगे आप, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो उसकी ऊर्जा में उसके वेग से भाग दे दोगे तो क्या मिल जाएगा, उसका संवेग। वही किया गया। फोटोन की ऊर्जा कितनी बताई गई आपको, एच न्यू, ऊर्जा एच न्यू, और फोटोन की वेग कितना है, जो प्रकाश का वेग है। तो ऊर्जा में प्रकाश के वेग से हमने भाग दे दिया। एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, दिस गिव्स यू द मोमेंटम ऑफ फोटोन। इसी से आपको संवेग मिलता है, किसका, फोटोन का। और इसका भी आगे थोड़ा कैलकुलेट कर दिया गया। सी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो जब हमने सी की जगह न्यू इंटू लैम्डा लिखा तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, एच अपॉन लैम्डा। सो यू विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ये फॉर्मूला फोटोन के संवेग का होता है। तो फोटोन के पास क्या होता है, संवेग, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। संवेग होना पदार्थ का गुण होता है। ओके, फोटोन की दूसरी प्रॉपर्टी ये आपने देखी। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। तीसरे नंबर पे हमने लिखा कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, इंटेंसिटी, तीव्रता की लगातार हम बात कर रहे हैं कुछ दिनों से। तीव्रता लाइट की कैसे बढ़ाएंगे बताइए, बल्ब का वोल्टेज बढ़ाकर, उससे क्या बढ़ जाएगी, तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो फोटोन की आवृत्ति और उनकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्या बताया उन्होंने, प्लांक ने, कि जब कभी आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हो, इंटेंसिटी बढ़ाते हो, उससे प्रकाश की या फोटोन की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप खुद समझ सकते हैं बेटा, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तीव्रता बढ़ाने से आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आवृत्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो एच तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ऊर्जा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप तीव्रता कितनी भी बढ़ा डालोगे, लेकिन आप अगर आवृत्ति नहीं बढ़ा सकते तो आप एनर्जी भी नहीं बढ़ा सकते। समझ आया। तो प्लांक का ये नेक्स्ट पॉइंट था। फोटोन की प्रॉपर्टी के लिए क्या बताया गया इस पॉइंट में आपको, कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो फोटोन की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि उससे आवृत्ति नहीं बढ़ती तो फिर तीव्रता से क्या बढ़ती है, ये नहीं लिखा हम लोगों ने। तीव्रता से फोटोनों का नंबर बढ़ता है। ठीक है, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो फोटोनों की आवृत्ति पर कोई असर नहीं आता। अगर आवृत्ति नहीं बढ़ती इसीलिए फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती। लेकिन तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ती है, फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। हम यहां पर लिख सकते हैं, परंतु फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। कैसे, ये शुरू में लिखा है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है। फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूं इस पॉइंट को, कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, आवृत्ति पर। अगर आवृत्ति नहीं बढ़ती है तो ऊर्जा भी नहीं बढ़ती। एक बात क्लियर हो गई। लेकिन तीव्रता बढ़ाने से एक जगह बदलाव आता है, कहां, फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब जब आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उससे क्या चीज बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। मतलब अगर 100 वॉट के बल्ब से 1000 फोटोन निकल रहे हैं, 1 लाख फोटोन निकल रहे हैं, तो 200 वॉट बल्ब से 2 लाख फोटोन निकलेंगे। ये बात समझ में आई, क्या बढ़ रही है देखो।
संख्या बढ़ रही है, लेकिन हर एक फोटोन की ऊर्जा उतनी रहेगी जितना 100 वाट बल्ब से आती थी। फिर से 100 वाट का बल्ब जलाया, 1 लाख फोटोन निकले एक ऊर्जा के। फोटोनों की संख्या कितनी? 1 लाख। एनर्जी कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी आप मान लो। ओके, हमने 200 वाट का बल्ब जलाया, अब कितनी ऊर्जा के फोटोन निकलेंगे? अभी भी 1 ऊर्जा के फोटोन निकलेंगे। अभी भी उनकी एनर्जी कितनी होगी? 1, बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज। फोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 लाख। 500 वाट का बल्ब जला दिया, एनर्जी जो फोटोन निकलेंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी? 1। वेरी गुड। और उनका नंबर 5 लाख बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ रहा है, एनर्जी इज नॉट इंक्रीजिंग। हमने 1000 वाट का बल्ब लगा दिया, अब क्या होगा? एनर्जी बताइए हर फोटोन की? अभी भी 1, लेकिन नंबर 10 लाख, 10 लाख। तो नंबर विल इंक्रीज इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एनर्जी विल नॉट इंक्रीज, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आते हैं। फोटोन वैद्युत उदासीन होते हैं। फोटॉन्स जो होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उनके पास किसी भी प्रकार का कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। ना तो धन आवेश होता है, ना ऋण आवेश होता है। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। उदासीन का मतलब समझते हैं ना आप लोग? ठीक है, उनके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना नेगेटिव चार्ज रहेगा। और यही रीजन है कि उनको अगर वैद्युत क्षेत्र में डाल दो तो भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उनको अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में भेज दो तो भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किसको अफेक्ट करते हैं? आवेशित कण को, चार्ज पार्टिकल को। और फोटोन के पास तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं करते। वही पॉइंट हमने लिखा है यहां पर। फोटोन वैद्युत उदासीन होते हैं, इसीलिए इन पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। याद रहेगा आपको? बताइए, फोटोन के पास कौन सा आवेश होता है? धनावेश की ऋणावेश? वेरी गुड, कोई भी आवेश नहीं होता। और यही रीजन है कि ना तो उन पर वैद्युत क्षेत्र का कोई इफेक्ट आएगा और ना ही तो उन पर चुंबकीय क्षेत्र का। ओके, क्लियर? नेक्स्ट 5 नंबर। फोटोनों के पास ऊर्जा और संवेग होते हैं। अभी बीच में बात हुई थी, फोटोनों के पास ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। संवेग कितना होता है? h/λ। अभी बताया हमने, कौन से फॉर्मूले से निकाला आपने? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है, देयरफॉर उनके पास संवेग होता है। ठीक है, और दोनों ही कैसे रहते हैं बेटा? संरक्षित। क्योंकि संवेग और एनर्जी, इनके तो कंजर्वेशन लॉज भी हमने पढ़े हुए हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम आप पढ़ते हैं। तो संवेग के पास ऊर्जा भी होती है और संवेग के फोटोन के पास संवेग भी होता है और फोटोन के पास ऊर्जा भी होती है। और दोनों ही कैसे होते हैं? संरक्षित। दोनों ही उसके वे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और क्रिएट नहीं कर सकते आप। ये जब किसी पृष्ठ पर टकराते हैं तो इनका संवेग परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अभी इनके पास संवेग है, क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी है और इनके पास वेलोसिटी है। जब ये आकर किसी सरफेस पर टकराते हैं तो अपना संवेग उस सरफेस को दे देते हैं, तो इनका खुद का संवेग कैसा हो गया? बदल गया, जिसके कारण उस पृष्ठ पर एक बल आरोपित होता है। यह बल उचित सेंसर्स से अनुभव कर सकते हैं। अगर हम कोई सुटेबल सेंसर बनाएं तो उससे हम इस बल को फील कर सकते हैं और इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश मटेरियल नेचर या पार्टिकल नेचर प्रदर्शित करते हैं। ये जो पॉइंट पढ़ा, मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाना चाहता हूं। उन्होंने क्या बताया अपने 5 नंबर पॉइंट पे कि फोटोन के पास संवेग होता है, एनर्जी होती है, संवेग होता है। बट संवेग होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संवेग एक इतनी जबरदस्त क्वांटिटी होती है, मोमेंटम, ये जिसके भी पास होता है वो दूसरी चीजों पर बल लगा सकता है, याद रखें। और ये पहले भी कई बार बताए, 11th में भी बात आई है और 12th में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हमने पढ़ाई तो इसका जिक्र हुआ है कि जिसके पास भी संवेग होता है वो दूसरी चीजों पर
बल लगा सकता है, इट कैन अप्लाई द फोर्स। ठीक है, अब अगर ये बल लगा सकता है तो बल्ब से जो लाइट आती है, लाइट किस फॉर्म में आ रही है? फोटॉन्स की फॉर्म में। अगर वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, या हम धूप में खड़े होते हैं, सन से लाइट आ रही है, तो वो भी किस फॉर्म में आ रही? फोटॉन। भाई लाइट तो प्लैंक के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में आती है? ऊर्जा के पैकेट्स के फॉर्म में। हर पैकेट का नाम क्या भी रख दिया हमने? फोटॉन या क्वांटा। तो उस रूप में वो लाइट आती है हमारे पास। तो जब हमारी बॉडी से टकराती है, उसका संवेग बदलता है, और समय के साथ संवेग परिवर्तन अगर होगा तो बल लगेगा। तो जब लाइट सन से आई, हम धूप में खड़े हुए, लाइट सन से आई, हमारी बॉडी से टकराई। जैसे ही हमारी बॉडी से टकराई, फोटॉन का संवेग बदला। फोटॉन का संवेग अगर बदला तो उसने हमारी बॉडी पर बल लगाया ही होगा, और लिखा भी है आपने, परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उस पृष्ठ पर एक बल आरोपित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब जब आप धूप में खड़े होते हैं, सन से जो लाइट आती है आपकी बॉडी से टकराती है और आपकी बॉडी पर बल लगाती है, आपको धक्का देती है, वो एक फोर्स अप्लाई करती है, वो एक बल आरोपित करती है। और उस बल से आपकी बॉडी को क्या मिलता है? बल से आपकी बॉडी को पुश मिलता है, आपको धक्का मिलता है। आपको कभी लगा? आप जब धूप में खड़े हुए, यहाँ से बाहर निकलेंगे अभी आप, तब तक धूप आ जाएगी, और जब आप धूप में गए तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि अभी अभी हम धूप में निकले, बहुत जोर से हमें बल लगा, बहुत जोर से किसी ने हमको धक्का दिया? ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बल, ये वाला फोर्स इतना वीक होता है, इतना कमजोर होता है, इतना छोटा फोर्स होता है कि ये हमारी बॉडी पर पड़ता है और हम इसको फील ही नहीं कर पाते। बहुत छोटे फोर्सेस हम अपनी बॉडी पर अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुत छोटे फोर्सेस जो होते हैं, हमारी बॉडी इतनी रफ हो गई है और उन फोर्सेस को सहते सहते हम लोग इतना हैबिचुअल हो चुके हैं कि बहुत छोटे फोर्सेस जब हमारी बॉडी पर लगते हैं तो हम उनको अनुभव ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते उन फोर्सेस को। लेकिन अगर आप सुइटेबल सेंसर्स बना सकते हैं तो बनाइए, और उन पर लाइट जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि बल लगता है। आप देखते हैं ऑफिस में एक वॉच लगी हुई है बड़ी सी, तो उसमें आपको मैंने शायद करके भी दिखाया है एक बार कि अगर लाइट पड़ती है, जब वो कभी बोलती है, उसका साउंड आता है, तो उसका साउंड अगर अंधेरा है ऑफिस के अंदर तो उसका साउंड बड़ा धीमा बोलता है, आप समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर बोल रहा होता है उसी वक्त मैं लाइट जला देता हूं, ऑन कर देता हूं लाइट वहां की, तो जब लाइट ऑन कर देते हैं तो जाकर लाइट उसको स्ट्राइक करती है, हिट करती है, और उसके बेल का साउंड बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है बेल का साउंड। आपके मोबाइल पर कोई चीज जब बेल बजती है तो वो तो एक मैकेनिकल वर्क है ना, अपने आप तो नहीं बजी, कोई चीज आई जिसने अंदर के इलेक्ट्रॉन को हिलाया, उसके साथ हमने बेल लगा के रखी है, बेल बजना शुरू हो जाती है। ऐसे ही उस वॉच में भी है, लाइट ना पड़ने पर उस पर पुश नहीं लगता, लाइट जैसे ही पड़ती है पुश लगता है, एक धक्का लगता है और उसकी बेल का साउंड इंक्रीज हो जाता है, और फिर आपको बहुत तेज सुनाई देती है। आप वहां तक बैठे रहते हो, आपको आवाज सुनाई देगी। तो ये एक सेंसर है, सेंसर है, लाइट पड़ती है, वो सेंस करता है उसको। लेकिन हमारी बॉडी लाइट से मिलने वाले बल को, लाइट से मिलने वाले धक्के को सेंस नहीं कर पाती, क्योंकि ये बड़ा छोटा फोर्स है और इसकी तुलना में हमारी बॉडी काफी रफ है, इसलिए। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या मान लिया कि फोटोन के पास क्या होता है? संवेग। और जब हमारी बॉडी पर पड़ेगा तो संवेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और संवेग समय के साथ बदलेगा तो हमारी बॉडी को क्या लगेगा? बल लगेगा, धक्का लगेगा। लगा नहीं लेकिन लगता है, हमको अनुभव नहीं होता। ठीक है, अब फिर से मैं उसी बात पर आऊंगा कि संवेग किसका गुण था? पदार्थ का। मोमेंटम किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मटेरियल का। तो उसके पास संवेग का होना और टकरा के किसी को धक्का लगाना, ये दोनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। तो इस पॉइंट से हमको पता लगता है
कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश है, उसके पास कौन सा नेचर है? मटेरियल नेचर है, पदार्थ वाला प्रकृति है उसकी, या उसके पास पार्टिकल का नेचर है। ठीक है, और कण किसके होते हैं? पदार्थ के। इसलिए लाइट के पास मटेरियल नेचर है, लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है। ये प्लांक ने बताया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सिक्स्थ। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया सभी को अच्छे से? ओके, सिक्स्थ नंबर पॉइंट पे है, फोटोनों की संख्या में संरक्षण नियम का पालन नहीं होता। बहुत बढ़िया पॉइंट है। बल्कि फोटोनों को उत्पन्न भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब है, जो फोटोनों की संख्या होती है, जैसे कोई भी फोटोन आया और किसी सरफेस पर टकराया। अब जैसे ही फोटोन सरफेस पर टकराता है, तो क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो पूरी ऊर्जा है, ऊर्जा आती है, सरफेस पर टकराती है, वो बंडल फूट जाता है और ऊर्जा इसको मिल जाती है। तो अगर 1,00,000 फोटॉन्स आए, किसी दीवार पर टकराए, किसी वॉल पर टकराए, तो वो 1,00,000 फोटॉन फूट गए और 1,00,000 फोटोनों की ऊर्जा किसको मिल गई? इसको। अब फोटॉन कहां गए? तो आंसर है, फोटॉन खत्म हो गए, नष्ट हो गए। समझ रहे हैं? इसका मतलब फोटॉन जो होते हैं वो संरक्षण नियम का पालन नहीं करते। इसका मतलब फोटॉन अगर संरक्षण नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम उनको उत्पन्न भी कर सकते हैं और हम उनको नष्ट भी कर सकते हैं। जैसे संवेग संरक्षण का नियम आपने पढ़ा कि संवेग को आप उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि अगर किसी भी चीज के पास संवेग है और वो आके कहीं टकराती है, तो आप ये पूछ सकते हो कि संवेग कहां गया। क्यों? क्योंकि संवेग नष्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो होगा। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मोमेंटम कहां गया। एनर्जी के लिए भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से अगर कोई एनर्जी आई, कहीं टकराई, तो आप ये पूछ सकते हो कि टकराने के बाद एनर्जी कहां है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं हो सकती। यही चीज आवेश में है। आवेश भी संरक्षण नियम का पालन करता है। आपने सबसे पहले लेसन में पढ़ा हुआ था कि अगर कहीं पर हमने 10 चार्जेस दिए, तो आप हमसे पूछ सकते हो कि जो हमने 10 चार्ज इसको दिए थे, वो 10 चार्ज कहां हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो वो नष्ट नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं 10 चार्ज होगा। लेकिन फोटोनों के लिए हम ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि अगर 1,00,000 फोटोन आए, मेरे हिसाब से टकराए, तो अब वो फोटोन कहां गए। आप नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि फोटोनों को जो नंबर होता है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करता, संरक्षण नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब फोटोन उत्पन्न भी कर सकते हैं और फोटोनों को नष्ट भी किया जा सकता है। मतलब मैं फिर से एक बार आपको क्लियर करूं कि जब फोटोन 1,00,000 फोटोन ऐसे आए, कहीं भी किसी सरफेस से टकराए, उसके बाद फोटोनों ने सारे फोटोन फूट गए। फूटने से जो ऊर्जा उनसे वो लेकर आए थे, वो सब ऊर्जा सरफेस को मिल गई। इसके बाद फोटोन कहां है? तो आंसर है, इसके बाद फोटोन नहीं है। फोटोन खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो फोटोन नष्ट हो गए। देखो, फोटोन हम उत्पन्न भी कर सकते हैं। कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप एक माचिस लीजिए, माचिस के अंदर से उसकी एक स्टिक निकालिए, उसमें केमिकल लगा हुआ है, आगे मैच बॉक्स में भी एक केमिकल लगा है इस कॉर्नर पे। आप जैसे ही उसको रगड़ते हैं, आप बल लगाते हैं, विस्थापन करते हैं। बल लगाते हैं, विस्थापन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ऐसे कि बिना ऐसे करे हो जाता है। आप बल लगाते हो, विस्थापन करते हो। तो जैसे जैसे आप बल लगाते हो, विस्थापन करते हो, जब ऐसे, तो आप क्या खर्च कर रहे हो? अपनी एनर्जी। आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो उस एनर्जी से, और उसमें केमिकल भी लगा हुआ है। तो मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सब मिलकर फोटोन बना देते हैं। फोटोन, आपको लाइट दिखती है। तो जब माचिस के बॉक्स में हम उसकी स्टिक को ऐसा रगड़ते हैं, तो लाइट बन जाती है। देखो, उसके पहले फोटोन नहीं था, जब हमने उसको ऐसे रगड़ दिया, फोटोन बन गया। तो फोटोन को हम बना भी सकते हैं, तो फोटोन को हम नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी ऊर्जा और संवेग, ये दोनों ही संरक्षित रहेंगे। मतलब
जब फोटोन कहीं से आएगा मरने से पहले, समझ रहे, खत्म होने से पहले उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खुद नहीं बचेगा। लेकिन जब आएगा तो जो अपने साथ ऊर्जा लाया होगा, जो अपने साथ संवेग लाया होगा, वो इसको दे के जाएगा, फिर अपना मर जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा। तो कितना अच्छा है ना, देखो कि मैं फिर से क्या बोलूंगा, आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। संवेग में संरक्षण के नियम का पालन होता है कि नहीं होता? होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन फोटोन में संरक्षण नियम का पालन होता है? नहीं होता। फोटोन जब भी कभी आता है, किसी सरफेस से टकराएगा, तो मरने से पहले वो उसका खुद का एग्जिस्टेंस खत्म होने से पहले जितनी ऊर्जा और जितना मोमेंटम वो लाया होगा, वो दीवार को दे के जाएगा, वो उसको ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद उसका खुद का बेचारे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप ये नहीं पूछ सकते कि 1 लाख फोटोन तो हमने सरफेस पे डाले, अब वो कहाँ है 1 लाख फोटोन? यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज वी नो दैट नंबर ऑफ फोटोन्स डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन लॉज, क्योंकि वो संरक्षण नियमों का पालन करते ही नहीं है। तो याद रखें, कौन कंजर्वेशन लॉज को फॉलो नहीं करता और कौन करता है। ऊर्जा करती है कि नहीं करती? करती है। संवेग करता है कि नहीं करता? करता है। लेकिन फोटॉन्स का नंबर नहीं करता। 1 लाख फोटोन आके हमारे यहां से टकराए, फोटोन कहां है? नष्ट हो गए। वेरी गुड। और वो जो ऊर्जा और संवेग लाए थे उसका क्या? वो आपके पास है, दे गए होंगे। समझ आया? तो फोटोन को हम बना भी सकते हैं और फोटोन को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 6 पॉइंट्स वी हैव मेड, जो कि प्लैंक्स ने बताए हुए थे फोटोन के रेस्पेक्ट में, फोटोन की क्वालिटी, फोटोन की प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई। एंड आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अभी समझ आ गए। नहीं समझ आए? आ गए। अब बात ये आती है कि कौन से प्रभाव को पढ़ रहे थे हम? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और उसको कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? तरंग सिद्धांत। वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई थी क्या? नहीं कर पाई। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ही तो ये एक नई थ्योरी बनी। अगर ये आपने ये नई थ्योरी बनाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या ये थ्योरी प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करती है? देख लेते हैं भाई, क्या आपने किया है? सोचो, आपने इस लेसन में प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद वेव थ्योरी को साइंटिस्ट को बुलाया, उनसे कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन करो। कर पाए? नहीं कर पाए। मींस प्रकाश का जो वेव थ्योरी थी वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अगर वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर देती तो क्या इसकी आवश्यकता पड़ती आपको? कभी सोचते ही नहीं हम उसको, सपने में भी नहीं सोचते। क्यों सोचें? जब सब कुछ काम चल रहा है हमारा, तो हम क्यों सोचेंगे? वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इसीलिए तो हमने उसका रास्ता ढूंढा और फोटोन थ्योरी सोची गई। एक और बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताऊं फोटोन के बारे में। फोटोन ही नाम क्यों रखा गया इसका? देखिए, बड़ी अच्छी चीज है कि इसका नाम फोटोन ही क्यों रखा। हम और भी कुछ रख सकते थे, रमेश, सुरेश, दिनेश, कुछ भी रख सकते थे। फोटोन ही क्यों रखा उसका नाम? तो फोटोन हमने उसका नाम इसलिए रखा, फोटो मीन्स क्या होती है? लाइट। फोटो का मतलब लाइट, और ऑन लगा है उसके पीछे, फोटोन। ऑन तो हम हर पार्टिकल के लिए लगा देते हैं जो सब पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स, इन सब के लिए हम उनके पीछे ऑन लगा दिया करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ऑन तो हम उस हर पार्टिकल के पीछे, उसके नाम के पीछे लगा देते हैं। जो सब पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, उन सब के पीछे ऑन लगा देते हैं। उसका एक फैमिली नेम है, उसका एक फैमिली नेम है, उसका एक सरनाम है, नेम है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो फोटोन नाम क्यों पड़ा इसका पता लगा। फोटो मीन्स लाइट, और ऑन क्यों लगाया? बिकॉज दीज आर द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल दिस इज द फैमिली नेम। ये उनका सरनेम है। जैसे आप सबका अपना एक सरनेम होता है, तो आपकी फैमिली में जितने लोग हैं सब लोग वही वाला सरनेम यूज करते हैं ना, ऐसे ये लोग यूज कर रहे हैं अपना नाम। ओके, तो क्या ये फोटोन थ्योरी प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन कर पाई?
चेक कर लेते। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने 2-3 चीजें देखी थी। क्या 2-3 चीजें देखी थी? अगर वो 2-3 बातें ये थ्योरी हमको समझा देती है तो मान जाएंगे कि ये थ्योरी प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन कर सकती है। बात समझ में आई? भाई हमने ग्रैंड कंक्लूजन निकाले थे कि नहीं निकाले थे? उन ग्रैंड कंक्लूजन में 2-3 कंक्लूजन लिखे थे, वही तो वेव थ्योरी नहीं समझा पाई। तो उन्हीं पॉइंट्स को लेते हैं और देखते हैं क्या ये थ्योरी कर सकती है ये वाला काम। जैसे इसीलिए हमने एक हेडिंग बनाई, फोटोन थ्योरी द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। देख लेते हैं करेगी कि नहीं करेगी। जैसे सबसे पहले हमने एक चीज देखी कि उसमें उस एक्सपेरिमेंट में जब हम तीव्रता बढ़ाते थे तो क्या बढ़ती थी? करंट। तीव्रता बढ़ाते थे, करंट बढ़ती थी। तो हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था? हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था तीव्रता बढ़ाओ तो क्या बढ़ती है? वैद्युत धारा बढ़ती है। नहीं याद आया आपको? जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो करंट बढ़ जाती थी, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाती थी, देखा था आपने? अच्छा, तीव्रता बढ़ाओ वैद्युत धारा बढ़ती है, ये हमने देखा। इस बात को समझाओ इससे, ठीक है? बड़ा अच्छे से हम इसको समझा सकते हैं। आपने एक पॉइंट लिखा था कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो फोटोनों की संख्या बढ़ जाती। बीच का छोड़ो, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो ये समझाना है। तो जब तीव्रता बढ़ाओगे तो वैद्युत धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब समझिए कैसे। तीव्रता बढ़ने से क्या बढ़ता है? फोटोन। देखो, इंटेंसिटी हमने क्या की? इंक्रीज। तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़े? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हुए? बढ़े, इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ फोटॉनों के बढ़ने से क्या होगा? अब आप थोड़ा देखें, जब हमने तीव्रता बढ़ाई बल्ब की, वहां से अभी अगर 1000 फोटॉन निकल रहे थे पहले, तो तीव्रता बढ़ाने से अब कितने निकलेंगे? 1 लाख। 1 लाख फोटॉन आएंगे और सरफेस पर एक साथ टकराएंगे। हर एक फोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा यहां से। तो पहले 1000 आ रहे थे तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अब तीव्रता बढ़ा दी हमने, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से इससे निकलने वाले क्या बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू NeAVD। कहां लिख दूं मैं उसको? यहां लिख दिया जाए, I इज इक्वल टू NeAVD। अगर इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ जाएगा तो करंट का क्या होगा? बढ़ जाएगी। करंट इंक्रीज। देखो, एक्सप्लेन हो गया? हो गया? आपको पता चला? देखो, तीव्रता बढ़ाओ क्या बढ़ती है? वैद्युत धारा। जब हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो उससे फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। अब जब ज्यादा मात्रा में फोटोन आके सरफेस पर टकराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो, हमने तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई थी, क्या बढ़ गई? करंट बढ़ गई। एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हमने फोटोन थ्योरी से प्रूव कर दिया। समझ नहीं आया क्या ये? अरे आ गया? फिर से बताइए। पहली चीज हमने क्या देखी थी कि तीव्रता बढ़ाने से क्या चीज बढ़ती है? करंट बढ़ जाती है। तो बताइए, तीव्रता बढ़ने से करंट कैसे बढ़ती है? वेव थ्योरी से तो हम नहीं कर पाए एक्सप्लेन, इससे करो। तो आंसर है, जब आप बल्ब की तीव्रता बढ़ाते हो तो उससे निकलने वाले फोटोनों का नंबर बढ़ जाता है। पहले अगर 1000 फोटोन आते थे तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकालते थे। अब फोटोनों का नंबर बढ़ेगा, 1 लाख आए, 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकले।
तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट बढ़ जाएगी। उस फॉर्मूले में देख लो, एक चीज हमने एक्सप्लेन कर दी। दूसरा नंबर हमने क्या देखा था? दूसरा नंबर हमने ये देखा था कि आवृत्ति अलग अलग होने से, आवृत्ति बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदलता था, निरोधी विभव। याद आया कुछ आपको कि अगर हम आवृत्ति बढ़ाते थे तो निरोधी विभव भी बढ़ता था, ये हमने देखा। आवृत्ति बढ़ाओ तो क्या बढ़ जाता था? निरोधी विभव। बढ़ जाता है। ये चीज हमने प्रैक्टिकल में देखी, एक्सपेरिमेंट जो किया था हॉलबैक्स और लेनार्ड का, उसमें ये बात ये भी देखा था हमने। अब ये देखा था तो वेव थ्योरी तो इसको बता नहीं पाई थी, इस थ्योरी से बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा। बड़ा सिंपल है, आवृत्ति जब आप बढ़ाओगे तो आवृत्ति बढ़ने से क्या बढ़ेगा? देखिए मैं फिर इसको लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से आवृत्ति पर ऊर्जा निर्भर करती है, तो जब आवृत्ति बढ़ाओगे तो उससे फोटोनों की क्या बढ़ जाएगी? ऊर्जा बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज, फोटोनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जब फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी तो ज्यादा ऊर्जा वाले फोटोन जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा एनर्जी वाले निकलेंगे। आप सोचिए, ये चीज आपको बताई गई है कि जब सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। अब देखो, निकलने में सबको बराबर ऊर्जा लगती है, कार्यफलन के बराबर। अब अगर ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो निकलने के लिए तो नहीं चाहिए ना उनको। अगर निकलने के लिए सोचो थोड़ा सा, पहले अगर हम 20 एनर्जी देते थे और निकलने में 10 लग जाती थी तो कितनी बचती थी? 10। अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने, तो अब हमने क्या चीज बढ़ा दी? एनर्जी बढ़ा दी। अब हम इसको 100 एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन निकलने में तो अभी भी इसको 10 लग रही है, तो अब इसके पास कितनी बची? 90। तो पहले जब बाहर आता था तो कितनी बचती थी? 10। अब जब बाहर आएगा तो कितनी बच रही है? 90। तो आवृत्ति बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो ये जब फोटोन पहुंचेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ऊर्जा अगर बढ़ जाएगी तो आप कम वोल्टेज से रोक पाओगे कि अब आपको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा? ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, एक बार इसको फिर से समझ लें कि एक्सपेरिमेंट में एक जो दूसरी चीज आपने देखी थी कि आवृत्ति बढ़ाते थे तो निरोधी विभव बढ़ जाता था, ऐसा क्यों होता है? फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन करो। तो हमने कैसे एक्सप्लेन किया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, आवृत्ति बढ़ाते हैं, तो आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ती है बताइए? फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज। फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जब ये सरफेस पर टकराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन अब निकलेंगे उनकी ऊर्जा भी पहले से कैसी होगी? ज्यादा। तो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होके आएंगे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो पहले अगर वो -3 वोल्ट से रुक जाते थे, अब उनकी ऊर्जा और ज्यादा है, तो अब क्या -3 से रुकेंगे? अब आपको -5 लगाना पड़ेगा, तब आप रोक पाओगे। इसलिए क्या बढ़ जाता था? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता था।
तो हमने इसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया, हमने फोटोन थ्योरी से देखो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आपने क्या देखा था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। ये एक और बात हमने देखी थी उस एक्सपेरिमेंट में। देखें बेटा ध्यान से कि आपतित प्रकाश की अगर आवृत्ति, जो लाइट आप डाल रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। अब इसको भी फोटोन थ्योरी से हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसको फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको हम फोटोन थ्योरी से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम है, अगर आवृत्ति कम होगी तो फोटोनों की ऊर्जा भी कैसी होगी? कम। अगर फोटोनों की ऊर्जा कम होगी तो जब ये फोटोन सरफेस पर पड़ेंगे जाके, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो देंगे, लेकिन इतनी कम ऊर्जा होगी कि वो ऊर्जा कार्यफलन से भी कम हो जाएगी। अगर वो ऊर्जा कार्यफलन से भी कम हो गई तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया गया? ये ऐसे कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो आपतित जो फोटोन होते हैं, अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो फोटोनों की ऊर्जा भी बहुत कम होती है, क्योंकि आवृत्ति कम है। और फोटोनों की ऊर्जा इतनी कम होती है कि जब ये किसी धातु के पृष्ठ पर टकराते हैं तो वहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कार्यफलन से भी कम ऊर्जा दे पाते हैं। और अगर कार्यफलन से भी कम ऊर्जा मिलेगी उनको तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। नहीं समझ में आई बात आपको? क्या समझे आप कि अगर फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो उसकी ऊर्जा भी बहुत कम होगी। तो जब ये कम ऊर्जा वाला फोटोन सरफेस पर टकराएगा तो वहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम ऊर्जा देता है, और इसकी ऊर्जा, इसके द्वारा दी गई ऊर्जा धातु के कार्यफलन से भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाता। समझ आया आपको? तो इसको हम 2 लाइंस बना के नोट कर देते हैं जरा। तो हम तीसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम होती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित क्यों नहीं होता? उसके लिए हमने लिखा कि जब आपतित प्रकाश फोटोन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है तो फोटोन की ऊर्जा भी बहुत कम होती है, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा इतनी होती है। तो अगर देहली आवृत्ति से कम है तो फोटोन के पास खुद ही बहुत कम एनर्जी है, तथा जब ये फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर टकराते हैं तो वहां उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को धातु के कार्यफलन के बराबर भी ऊर्जा नहीं मिल पाती। भाई कार्यफलन के बराबर मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ना, लेकिन उतनी भी नहीं मिल पाती उनको, उससे भी कम ही मिलती है। इसीलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। तो आपने देखा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जितनी भी बातें, जितनी भी हमने चीजें प्रैक्टिकल में देखी थी, उस एक्सपेरिमेंट में देखी थी, उन सारी बातों को अब हमने फोटोन थ्योरी से क्या कर लिया? एक्सप्लेन कर लिया। इसलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, याद रखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हुई या फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन हुई? फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन हुई, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुई। ठीक है, समझ आ गया सभी को?
तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।